लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था, हमने देख लिया था फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, और गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन हमने समझे। फिर इसके बाद हमने गैलीलियो के लॉ से एक नया टर्म समझा, उसका नाम था इनर्शिया। फिर इसके बाद हमने इनर्शिया के टाइप देख लिए। इनर्शिया के टाइप के बाद अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है लीनियर मोमेंटम। अब ये जो लीनियर मोमेंटम टर्म है, इसको समझने के लिए आप इस चीज़ को समझो कि मान लो एग्जाम्पल के लिए दो चीज़ों की हमें बात करनी है कि एक तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। ये दोनों आपस में एक रिलेशन रखती हैं, एक इंटरकनेक्शन है इनके बीच में। वो क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो समझो, नंबर एक चीज़ तो ये बच्चों कि अगर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा होगा, एक आपके पास रहती है प्लास्टिक की एक बॉल, है ना। आप प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेलते हो, गली क्रिकेट जो होता है वो प्लास्टिक की बॉल या रबर बॉल से हो रहा है। और एक होती है एक्चुअल बॉल, है ना, जो टेनिस वाली जो बॉल रहती है ना। तो अब उन दोनों बॉल में से अगर हम देखें कि सेम स्पीड पर अगर हमारे पास एक बॉल आती है, तो जो प्लास्टिक वाली जो हल्की बॉल है जिसका मास कम है, वो अगर आकर मेरे से टकराती है तो मैं हर्ट नहीं होता हूँ। लेकिन अगर सेम वेलोसिटी से कोई एक हैवी बॉल अगर आकर टकराती है सेम वेलोसिटी से ज़्यादा मास वाली, तो मैं हर्ट हो जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी सेम रखी जाए और मास डिफरेंट हो तो एक पर्टिकुलर टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है ना। दूसरा आप इस तरह से समझिए कि मान लो सामने से एक ट्रक आ रहा है और दूसरा एक साइकिल आ रही है। तो ट्रक और साइकिल में से दोनों की स्पीड सेम है, मान लो वेलोसिटी दोनों की सेम है ना। दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम, ट्रक की भी और साइकिल की भी। तो लेकिन क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है, तो अगर कोई पर्सन उसके सामने आ गया तो वो साइकिल से ज़्यादा उसको डैमेज होगा या फिर ट्रक से ज़्यादा होगा? तो आंसर है ट्रक से ज़्यादा होगा, चाहे दोनों की वेलोसिटी सेम हो। एक साइकिल आ रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, एक ट्रक आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों में डैमेज कहाँ ज़्यादा होगा? तो आंसर ट्रक से। क्यों? क्योंकि क्या ज़्यादा है? उसका मास ज़्यादा है। या दूसरी चीज़ और समझिए, एक छोटी सी बुलेट होती है, छोटी सी बुलेट जिसका मास बहुत कम है ना, उसको हम फायर करते हैं, इवन वो किल कर सकता है किसी को, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा। उसका मास कैसा है? बहुत कम, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा। तो वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट दिखाता है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमने ये देखा है कि मास और वेलोसिटी, इनके एक कंबाइंड इफेक्ट को दिखाने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी की हमें एक नीड है जो कि इनका कंबाइंड इफेक्ट दिखाती हो। तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाई और उसका नाम क्या रखा? लीनियर मोमेंटम। क्या नाम रखा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन दोनों टर्म को आपस में कनेक्ट करती है, मास को भी और वेलोसिटी को भी। जैसे मैंने आपको ट्रक और साइकिल का एग्जाम्पल दिया कि अगर सेम स्पीड से दोनों आ रहे हैं तो आपको किससे ज़्यादा चोट लगेगी? तो आंसर ट्रक से, ना कि साइकिल से। तो जबकि स्पीड दोनों की सेम है, तो आप ये वाला फैक्टर सेम रखते हो, बट ये वाला फैक्टर की वजह से वहां पर अलग तरह के इंपैक्ट या अलग तरह का फोर्स फील करते हो। समझ में आ रही बात? वेलोसिटी सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, लेकिन फोर्स ज़्यादा लगता है। तो वो किसकी वजह से ज़्यादा लगा? मास की वजह से, है ना। अब दूसरा, बुलेट का मास बहुत कम होता है, बहुत हल्की सी होती है, अगर आप ऐसे किसी को मार दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर फायर करके आपने मारा तो इवन सामने वाला पर्सन को किल भी हो सकता है। तो वो ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर देखो, मास तो कम था लेकिन क्या ज़्यादा थी? वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो मास कम, वेलोसिटी ज़्यादा फोर्स लगाता है कई केस में, और किसी केस में ऐसा होता है कि वेलोसिटी बिल्कुल कम है लेकिन क्या ज़्यादा है? मास, तब भी ज़्यादा फोर्स लगता है। तो इसका मतलब मास और वेलोसिटी इंटरकनेक्टेड है। इनके लिए, इनसे रिलेटेड हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को दिखाए। उसके लिए हमने एक नया टर्म बना लिया, उसका नाम हमने क्या रखा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट का नाम क्या रखा जाएगा? लीनियर मोमेंटम।
अब लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? P से, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट कर रहे हैं? P से डिनोट करते हैं। m क्या है? मास ऑफ बॉडी, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसकी यूनिट बनाइए। तो मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? kg। मास की यूनिट क्या होती है? kg। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट? मीटर पर सेकंड। तो जो लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट बनके तैयार हुई वो क्या हुई? kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, जो ये लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए लीनियर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज कुछ डायरेक्शन भी है। तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किस साइड में आपको दिखाई देगी? तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, या मैं कहूँ जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स का इंपैक्ट दिखाई दिया, उसी डायरेक्शन में कौन होगा? लीनियर मोमेंटम। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में कौन? लीनियर मोमेंटम। तो ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अच्छा, जब आप लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करते हो तो अभी तो आप ये कह रहे थे कि देखो छोटा सा मास लिया जाए, छोटा सा मास लिया जाए, स्मॉल, ये इसको स्मॉल रखा हमने, ठीक है, इसको हमने स्मॉल रखा। बट अगर वेलोसिटी को हम लार्ज रख लें, वेलोसिटी हमने लार्ज रखा, तो कौन ज़्यादा लगा बताओ? इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से कौन ज़्यादा हो जाता है? फोर्स। अगर एक फायर किया जाएगा बुलेट को, जो कि बहुत छोटा सा मास रखती है, बहुत तेज वेलोसिटी से जाएगी, तो क्या ज़्यादा लगाएगी? जब सामने टकराएगी, किसी वॉल पर जाकर टकराई बुलेट, तो उस वॉल पर क्या ज़्यादा लगाएगी? फोर्स। फोर्स ज़्यादा लगा, लेकिन किस वजह से लगा? वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, अब दूसरा वाला जो केस आपने लिया वो ये ट्रक और साइकिल वाला, कि वेलोसिटी हमने रखा बहुत कम, 5 मीटर पर सेकंड मान लो रखा, ठीक है, लेकिन हमने कहा ट्रक ज्यादा क्या लगा रहा है? अब ये वाला फोर्स ज्यादा किसकी वजह से लग रहा है? वेलोसिटी की वजह से या मास की वजह से? तो आंसर है ट्रक का मास ज्यादा है, इसलिए ट्रक ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो अब जो फोर्स का जो नया फैक्टर आया वो कौन बना? और जबकि बुलेट वाले केस में फोर्स का फैक्टर कौन था? अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम फिजिक्स में सारी स्टडी ऐसे करें कि फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है इस वाले एग्जाम्पल में, और हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो फिर हम कहें इसमें फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, कि वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मास ज्यादा। इस वाले एग्जाम्पल में, जो ट्रक और साइकिल वाले एग्जाम्पल में, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो दो तरीके थे हमारे पास। एक तो ये कि फोर्स को हम ऐसे पढ़ते, कभी मास ज्यादा कभी वेलोसिटी ज्यादा। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं? इनको मिला देते हैं, और हम क्यों ना ये कहना शुरू कर दें कि फोर्स ज्यादा कब? जब कौन ज्यादा? लीनियर मोमेंटम ज्यादा। कौन ज्यादा? लीनियर मोमेंटम ज्यादा। अगर हमने ये कहा कि फोर्स ज्यादा है जब लीनियर मोमेंटम ज्यादा है, इस बात का मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम में या तो मास ज्यादा होगा या वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? हमने कहा कि लीनियर मोमेंटम कम, लीनियर मोमेंटम कम तो फोर्स कम। हमने अगर ऐसा कहा तो हमने कहा ठीक है, इस बात का मतलब ऐसा माना जाएगा कि लीनियर मोमेंटम कम का मतलब होगा या तो वेलोसिटी कम या मास कम। तो हमने इनके कंबाइंड इफेक्ट को लेना शुरू कर दिया। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल और समझो कि फोर्स, ये तो समझ आ रहा है कि फोर्स इन पर डिपेंड कर रहा है। दो एग्जांपल से, ट्रक और साइकिल वाले एग्जांपल में फोर्स ज्यादा लग रहा था किसकी वजह से? और जो बुलेट वाला जो फायर वाला जो केस था उसमें बुलेट का मास कम था, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से कौन ज्यादा था? फोर्स ज्यादा लग रहा था वॉल पे। ठीक है ना? तो यहां पर फोर्स का फैक्टर वेलोसिटी था। तो यानी कि फोर्स जो होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। तो हमने उनका कंबाइंड इफेक्ट का नाम मोमेंटम रखा है। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक कार है, ठीक है, ये आपके पास एक कार है। इस कार की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, ऐसा सोच लो, थोड़ी सी कुछ बैटरी बची हुई है उसके अंदर।
अब क्या होगा, आप कार स्टार्ट करोगे तो बहुत कम चांस है कि वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कार में बैटरी नहीं है, मतलब बैटरी डेड हो चुकी है उसकी। तब आपने कहा, किसी को हेल्प के लिए बुलाया कि भाई कार में थोड़ा सा धक्का लगा दो। तो जैसे ही हमने कार में धक्का लगाया, अगर हम कार को ऐसे पुश करके छोड़ दें तो आप देखोगे कुछ नहीं होगा, कार स्टार्ट नहीं होगी। या आप देखोगे कि कार स्टार्ट नहीं होगी। अगर कोई पर्सन पुश करके ऐसे पुश किया और जाने दो, नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जब लोग धक्का लगाते हैं, कार को पुश करते हैं, तो पुश करते हुए थोड़े से दूर तक जाना पड़ता है कार के साथ। ऐसा एक्सपीरियंस देखा है? कार के साथ ऐसा नहीं करते कि ऐसे खड़े होकर पुश कर दिया, अब जाओ स्टार्ट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। हमें क्या करना पड़ता है, कार के साथ थोड़ी दूर तक जाना पड़ता है पुश करते हुए, तो थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। इससे अब कार क्या हो गया, चलना स्टार्ट हो गई। कार क्या हो गया, चलना स्टार्ट हो गई। अब उसके पास क्या हो गया, एक मोमेंटम आ गया। क्या आ गया, मोमेंटम, जिसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट जब भी वर्ड यूज होगा तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर लेंगे, लीनियर। तो हमने कहा एक मोमेंटम आ गया आप कार में। कब आया मोमेंटम बताइए? तो आंसर है जब हमने फोर्स लगाया। तो हमने फोर्स लगाकर छोड़ दिया तभी उसमें मोमेंटम आ गया था, या फोर्स हमने थोड़ी देर तक लगाया तब मोमेंटम आया? तो आंसर है जब हमने फोर्स थोड़ी देर तक लगाया। फोर्स तो दोनों सिचुएशन में लगा रहे हैं, ऐसे लगाया कुछ नहीं हुआ, मोमेंटम नहीं आया, है ना। और जब हमने थोड़ी देर तक लगाया तो हमने कहा हाँ अब मोमेंटम आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ फोर्स मोमेंटम पर डायरेक्टली डिपेंड कहना ठीक नहीं होगा। हमने कहा फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपेंड करता है। अगर फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाया जाए, फोर्स को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाया जाए, तब वो डिपेंड, तब उसमें क्या आ जाता है, मोमेंटम। फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाया जाए तो उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, एक मोमेंटम। ये वाली बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब इसका मतलब फोर्स मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ओके, अब इस बात को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम मोमेंटम की बात कर लें। मैंने आपसे पूछा कि एक बॉडी है यहां पर रखी हुई है, एक कार रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। ये कार जा रही है इस तरह से, बहुत किसी स्पीड से जा रही है। इस टाइम इस कार का अपना एक मास है, हाँ है। इसकी अपनी एक वेलोसिटी है, तो आंसर है हाँ है। इसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने u नाम दिया, और u किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, इनिशियल वेलोसिटी। किसको दिखाता है, इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है, ठीक। अब आपने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया पीछे से। जब आपने इस पर एक फोर्स लगाया तो ये और तेजी से चलने लग गया। तेजी से चलने लग गया का मीनिंग ये हो गया कि अब इसकी किस में चेंज आ गया, इसकी किस चीज में चेंज आया, वेलोसिटी में। क्या मास में कोई चेंज आया? नहीं, मास तो उतना ही है। तो अब ये बॉडी यहां से यहां पहुंची और इसका मास वही रहा, लेकिन अब इसकी हमने क्या देखा कि क्या बढ़ गई है, वेलोसिटी। इसको कार से ना सोचकर आप फुटबॉल से सोच लो, बॉल से सोच लो। एक बॉल है, वो जा रही है किसी वेलोसिटी से, उसका अपना एक मास है। तो ठीक है, इस टाइम इस बॉल का कुछ लीनियर मोमेंटम है या नहीं है? तो आंसर है हाँ, इसका एक लीनियर मोमेंटम है, जिसे हम इनिशियल लीनियर मोमेंटम कहेंगे। P और मैंने नीचे I लिखा, इसको आप क्या पढ़ोगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है मास इनटू। तो बताइए इस टाइम बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या है? तो आंसर है मास इनटू में क्या, जो इस टाइम वेलोसिटी है वो कितनी है, mu। तो ये इस बॉडी का हमने क्या लिख दिया बताओ? तो आंसर है इनिशियल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, फिर जब ये बॉडी यहां पर, अब ये बॉल जा रही थी किसी वेलोसिटी से, आपने पीछे से फोर्स लगा दिया उस पर। जब आपने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, वो और तेज जाने लग गई, है ना। तो जब वो और तेज जाने लग गई तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहले वो u था, अब वो v हो गया। इस वाली वेलोसिटी को हम बच्चों क्या कहते हैं बताओ? फाइनल वेलोसिटी। अब पहले मोमेंटम था m इंटू यू, अब इसका मोमेंटम बताओ कितना हो गया? तो आंसर है जब अब जो मोमेंटम है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल लीनियर मोमेंटम। क्या कहेंगे? फाइनल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और इसको हम pf से डिनोट करेंगे, ठीक है, pf से, ऐसे। अच्छा बताइए फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा?
पहले क्या था, देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी u है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। अगर वेलोसिटी v है तो बताइए लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी। यही होगा भाई, वेलोसिटी अगर u है तो u लिखा जाएगा, अगर वेलोसिटी अब v हो गई है तो क्या लिखा जाएगा, v लिखा जाएगा। तो क्या होगा, m इंटू वी। ये इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम आ गया। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब बॉडी स्टार्टिंग में उसका लीनियर मोमेंटम mu था, फाइनली उसका लीनियर मोमेंटम mv दिखने लग गया। तो ये लीनियर मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज। देखो पहले mu दिखाई दे रहा था, फिर mv दिखने लग गया, यानी किस में चेंज आ गया, तो आंसर है लीनियर मोमेंटम में चेंज आ गया। लीनियर मोमेंटम पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो हमने कहा ठीक है, ये आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये क्या हो चुका है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये चेंज जो आया है लीनियर मोमेंटम में, ये कब आया, जब इस बॉडी पर हमने क्या लगाया, फोर्स। अगर मान लो हम फोर्स नहीं लगाते तो इस बॉडी का मास m रहता, इसकी वेलोसिटी कितनी थी u, ये अपनी u वेलोसिटी से चलती रहती। लेकिन क्योंकि हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया एक t टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए हमने फोर्स लगाते रहे इस पर, तो अब इस बॉडी का क्या चेंज हो गया, लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब बॉडी का लीनियर मोमेंटम तब चेंज होता है जब उस पर क्या लगाया जाए, फोर्स, किसी एक टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो हमने कहा कि जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, फोर्स जो होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ यूनिट टाइम। तो अपॉन में क्या लिखा जाना चाहिए, टाइम, इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है सामने, इसमें से इस टर्म को समझो ध्यान से। ये जो मैं सिंबल बना रहा हूं, ये वाला ऐसे, इसका मीनिंग होता है डिपेंड ऑन। इसको क्या पढ़ते हो बोलो, हाँ, डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन, ये मीनिंग होता है। और इसको पढ़ते क्या है, प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ते हैं, हाँ, F प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। ये समझ आ रहे हैं। अगर इसे प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, तो आंसर है F डिपेंड करता है किस पर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर। या इसका उल्टा, वाइस वर्सा, कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर। कि लीनियर मोमेंटम में चेंज तब आएगा जब वहां पर फोर्स अप्लाइड होगा। क्लियर है ये वाली बात। इसी को न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। इसी को हमने क्या नाम दिया, न्यूटन ने क्या नाम दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर t टाइम तक फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो वो जो चेंज होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि फोर्स पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट का मतलब है अपॉन में टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जो चेंज होता है लीनियर मोमेंटम में, यहां पर देखो ऐसे लिखता हूं मैं, अगर आपसे कोई पूछता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन किसमें, लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, मैंने आपको बताया, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं या डिपेंड ऑन बोलते हैं। और डिपेंड ऑन का मतलब तो समझ में आता है कि डिपेंड ऑन का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये मतलब होता है इस बात का। ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, इस बात का मतलब ये होता है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर, तो आंसर है एक्सटर्नल, जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, ये वाली बात आ रही समझ में। एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया उस पर डिपेंड कैसे कर रहा है। ये बॉल जा रही थी मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसका मास है मान लो एग्जांपल के लिए 2 kg। तो बताओ इसका लीनियर मोमेंटम कितना। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। अगर मैं पूछूं बताओ अभी इस टाइम इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना है, तो कितना बताओगे बोलो। तो 2 इंटू क्या कराओगे, 5। तो लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास इनटू वेलोसिटी करके तो निकालोगे। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 5। तो आंसर बताओ कितना आ रहा होगा, 10। ठीक है, फिर आपने इस पर फोर्स लगाया,
और फोर्स लगाकर इसकी स्पीड हो गई मान लो कितनी 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ इसका लीनियर मोमेंटम कितना, भाई मास तो चेंज नहीं होगा, तो मास तो अभी भी कितना है 2 kg। अब बताओ लीनियर मोमेंटम फाइनल वाला कितना हो गया, तो आंसर है कि देखो मास अभी भी वही है 2, अब बट वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है 10, तो अब लीनियर मोमेंटम कितना हो गया 20 kg मीटर पर सेकंड, है ना। अगर मैंने कहा कि अगर मैं फोर्स ज्यादा लगा देता तो बताओ क्या होता, तो आंसर फोर्स अगर मैं ज्यादा लगा देता, जो मैंने अभी लगाया उससे ज्यादा लगाया होता तो क्या इंपैक्ट आता, तो आंसर उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती। अभी मैंने कोई एक फोर्स लगाया तो वेलोसिटी 5 से 10 हो गई, मैं उस पर और ज्यादा फोर्स, अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा देता तो वेलोसिटी 5 से क्या हो सकती थी, हो सकता है 20 हो जाती। क्या हो जाती, 20 हो जाती। उस केस में अगर आप लीनियर मोमेंटम निकालते तो क्या आंसर आता बोलो, 2 इंटू में क्या 20, तो आंसर कितना आता बोलो 40। अब आप लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालो कितना आया, चेंज, तो पहले लीनियर मोमेंटम कितना था और बाद में कितना हो गया था जब हमने फोर्स लगाया 20, तो 20 में से 10 माइनस कर दो, भाई कितना चेंज हो गया ये कैसे निकालोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो 10 से 20 हो गया, यानी कितने का चेंज आया बोलो 10 का, 20 में से 10 माइनस कर दिया। लेकिन अगर हम फोर्स ज्यादा लगा दें तो बताओ कितने का चेंज आया, यहां पर 10 लिखा है या 40 लिखा है, अब बताओ कितने का चेंज आया, तो 40 में से क्या माइनस कर दो, कोई चीज पहले 10 है फिर 40 हो गई, यानी कितना बढ़ गया 30, 40 में से 10 माइनस कर दिया। तो ये अब जो डिफरेंस है यानी चेंज जो है पहले आता है 10 का, पहले डिफरेंस कितने का था 10 का एक फोर्स लगाने पर, लेकिन जब ज्यादा फोर्स लगाया गया तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम अब कितना आया 30, मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है 30 हो रहा है। तो यानी कि ज्यादा फोर्स लगाने पर लीनियर मोमेंटम में ज्यादा चेंज आता है, कम फोर्स लगाने पर लीनियर मोमेंटम में कम चेंज आता है। इसी को न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है किस पर, वो कह रहा है अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज का आंसर है वो भी बड़ा आएगा। अब सोचो और वो और ज्यादा फोर्स मान लो आप लगा देते, मतलब इतना फोर्स लगा देते कि ये 5 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड हो जाता, तब हमारा फाइनल लीनियर मोमेंटम का आंसर कितना आ रहा होता, सोचो 2 इंटू 100 कितना आ रहा होता बोलो 200, मास इंटू वेलोसिटी कराते कितना आता 200। अब पहले कितना था और अब कितना हो चुका, कितना डिफरेंस आया, चेंज कितना हुआ 190, यानी इतना डिफरेंस आया। तो यानी कि हमने ये 190 ये चेंज लीनियर मोमेंटम में चेंज कब ज्यादा आ रहा है, तो हमने जब क्या ज्यादा लगाया है, यानी कि लीनियर मोमेंटम में कितना ज्यादा चेंज आएगा ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या ज्यादा लगा रहे हो। इसी को हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये ज्यादा लगाओगे तो ये ज्यादा होगा, लीनियर मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगा, इस बात का मीनिंग ये है। अपॉन में क्या टाइम, ये टाइम नीचे यहां पर कहां से आया, तो हमने कहा जो फोर्स लगना चाहिए लीनियर मोमेंटम में चेंज तभी आता है जब फोर्स कहां पर लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक लगता है, यही तो कहा हमने। तो फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम तक लगता है, वो फोर्स इनटू टाइम का वो टाइम हमने कहां लिख लिया है नीचे यहां पर, ये वाली बात आ रही समझ में। तो इस स्टेटमेंट को अब आप क्या पढ़ोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। अगर डायरेक्टली के अगर मान लो ये बढ़ने पर वो ना बढ़ता होता तब आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे होते, तो आंसर इनवर्सली। क्या डायरेक्ट और इनवर्स चैप्टर कहीं पढ़ा था 8th क्लास में, डायरेक्ट और इनवर्स मैथ्स में कहीं पर, तो वही वाली चीज है यहां पर कि ये बढ़ रहा है तो अगर ये भी बढ़ रहा है तो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ रहा होता और ये घट रहा होता तो हम क्या सा कहते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या कहते ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है तो इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाली बात आई समझ में, ठीक। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है ये वाली बात। अब इसी से हम बच्चों क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक डेरिवेशन करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए
आपने कहा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब वहां पर जो रेट है वो टाइम की बात हो रही है, तो हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन में क्या, टाइम। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो आंसर है न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, अब फोर्स को हम डिनोट करते हैं बच्चों एफ से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये सिंबल है उसका। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम में कितना चेंज आया ये आप कैसे निकालोगे। अगर मैं कहूं किसी बॉडी का इनिशियल लीनियर मोमेंटम 10 है, फिर मैंने कहा उसका फाइनल लीनियर मोमेंटम 30 हो गया, तो बताओ उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, कैसे निकालोगे। तो आंसर है वो पहले 10 था, अब 30 दिखाई दे रहा है, यानी 20 चेंज आ गया। 20 चेंज कैसे निकाला हमने, तो आंसर है फाइनल लीनियर मोमेंटम में से इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम में चेंज जब भी निकाला जाएगा तो क्या किया जाएगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम में से इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या किया जाएगा, माइनस, और अपॉन में क्या चल रहा है बताओ, टाइम। टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे एफ ऐसे ही ठीक है, प्रोपोर्शनल ऐसे ही ठीक है। फाइनल लीनियर मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, अगर मान लो आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है m और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम बताइए क्या होगा, अभी इस टाइम इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो आंसर है लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन कहती है कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अभी इस बॉडी का मास क्या है, m इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी इसकी कितनी है, u, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, फिर हमने कहा कि इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया गया, इस फोर्स को लगाने से इस बॉडी का मास में तो चेंज नहीं आया, बट किस में चेंज आ गया, वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी में अगर चेंज आ गया तो अब बताइए इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आंसर है कि मोमेंटम, इसका जो लीनियर मोमेंटम कितना है, तो आंसर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास है m और वेलोसिटी कितनी है, v। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, तो यानी कि फाइनल लीनियर मोमेंटम की जगह मैं क्या लिखूं, मास इनटू माइनस। इनिशियल लीनियर मोमेंटम की जगह मैं क्या लिखूं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है, टाइम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ ऐसे ही ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, m, मास कॉमन है, m कॉमन ले लिया, क्या बच गया, v माइनस u, अपॉन में क्या, t। ठीक है, अच्छा, अब f प्रोपोर्शनल, m ऐसे ही ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, ये हम कहीं पर पढ़ के आए हैं। मोशन वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी कहीं लिखा हो, उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा है। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। ये हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर है। अच्छा, अब आपके सामने लिखा हुआ है F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ये लिखा हुआ है ना। अब आप इस प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाना चाहते हो और इक्वल का साइन लगाना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर जो फिजिक्स का रूल है, हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी होगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर लिखनी होगी। तो F प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम क्या लगाना चाहते हैं, इक्वल का साइन। हम ये सिंबल हटाकर ये सिंबल लगाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने डिनोट किया किससे, K से। ये रूल हमेशा याद रखना, इसको अगर हटाना है और ये लगाना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है अपनी तरफ से, एक कांस्टेंट। ठीक, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, अब F इक्वल टू K इंटू एम ए आया। अब न्यूटन ने कहा बाय एक्सपेरिमेंट, जब वो एक बॉडी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, तो हमेशा
उनके लिए जो k की वैल्यू थी वो कितनी आती थी, 1 के इक्वल। k की वैल्यू कितनी आई, 1 के इक्वल। तो बाय एक्सपेरिमेंट k ऑलवेज हमें कितना मिला न्यूटन को, 1। तो अगर k की वैल्यू हमने 1 रख दी तो बताइए ये फॉर्मूला क्या बचेगा, F इज इक्वल टू वॉट, m इंटू ए। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया, फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स किसके इक्वल होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या आंसर दोगे, m इंटू ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे निकाला, एक बार फिर से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। फोर्स को F से डिनोट करते हैं। अब हमें लीनियर मोमेंटम में क्या निकालना है, चेंज। चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम को किससे डिनोट किया, t से। ठीक है, फाइनल लीनियर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, m इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी v है। इनिशियल कैसे निकाला जाएगा, m इंटू यू, क्योंकि हमने माना कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। ये हमने यहाँ पर रखा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, m, क्या बच जाएगा, v माइनस यू। अब v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या कहते हैं, हम पढ़कर आए हैं पहले से, बाय एक्सेलरेशन, है ना। तो हमने v माइनस यू अपॉन टी को क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। फिर हमने आज ये एक नया रूल पढ़ा कि अगर हमें कभी भी डिपेंड ऑन का साइन हटाना हो, इक्वल का साइन लगाना हो, तो हमें वहां पर क्या लगाना होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी का एक्सपेरिमेंट वो जो रेस्पेक्टिव जो भी साइंटिस्ट होगा उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि बॉडी का मास लिया कुछ, एक्सेलरेशन लिया कुछ, ठीक है, तो एक फोर्स का आंसर आया। फिर बॉडी का मास कुछ लिया, एक्सेलरेशन कोई दूसरी वैल्यू ली, फिर वो F का आंसर आया। तो हर बार K की वैल्यू उनको कितनी मिल रही थी, 1। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कुछ डेटा देता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आए कि K की वैल्यू 1 कैसे रही होगी, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे मान लो कोई बॉडी जिसका मास 5 था, ठीक है, और वो 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से अगर आती है, तो हमने कहा कि वो 10 फोर्स लगा रही थी। कितना लगा रही थी, 10। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, हमने कहा अगर मास 7 ले लें और एक्सेलरेशन मान लो 2 ले लें, तब वो कितना फोर्स लगा रही होगी। तो हमने देखा कि वो 14 फोर्स लगा रही थी। तो इसका मतलब अगर ये वाला आंसर, इसकी वैल्यू रख ली, इसकी वैल्यू रख ली, और इसका आंसर 10 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी होनी चाहिए यहां पर। इसकी वैल्यू कुछ 1 के अलावा कुछ और हो सकती है क्या, नहीं। अगर सोचो यहां पर अगर K की वैल्यू 2 होती तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 कितना आंसर आता, 20 आना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और 10 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तभी तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। फिर हमने देखा कि अगर बॉडी का मास मैं 7 kg की एक बॉडी ले सकता हूं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसे 2 मीटर पर सेकंड से मैंने भेजा, सामने टकराया, मैंने फोर्स मेजर किया, फोर्स मुझे कितना मिला, 14। तो मैंने कहा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ही अगर 14 ये फोर्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो K है उसकी वैल्यू कितनी रही होगी यहां पर, 1। इस तरह की कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किए और फिर उन्होंने बताया कि K की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ये वाली बात क्लियर है। तो इस तरह से कुछ उन्होंने निकाला, तो ये K की वैल्यू है आ गई। तो यहां से हमारे पास K की वैल्यू 1 रखने पर ये जो फॉर्मूला था, ये जो इक्वेशन थी, ये किसके इक्वल आई, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा हुआ, ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर इससे डेफिनेशन बनाओगे तो बताओ क्या डेफिनेशन बनाओगे। अभी तक आपने जो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये कि फोर्स को हम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, तो आंसर है फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट जो कि पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम एक नई डेफिनेशन बना रहे हैं। फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास ऑफ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। क्लियर है, फोर्स की नई डेफिनेशन समझ आई। फोर्स क्या होता है, तो आंसर इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये एक नई डेफिनेशन बनी। अच्छा, इससे से हम यूनिट भी बना सकते हैं इसकी। मास की यूनिट बताइए क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए फोर्स की यूनिट क्या बन के तैयार हुई,
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछता है कि फोर्स की यूनिट बताइए तो आप क्या आंसर दोगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी MKS यूनिट है। कौन सी यूनिट है? MKS यूनिट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इस यूनिट में मीटर, किलोग्राम और सेकंड इन्वॉल्व हैं, तो हम इसको कहते हैं MKS यूनिट। कौन सी यूनिट बता रहे हो ये आप? MKS यूनिट। इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी होगी जो कि सब जगह एप्लीकेबल होगी। तो वो, क्योंकि ये इन्होंने, न्यूटन ने इसको निकाला था इस फॉर्मूले को, तो उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम, उसके इनकी इसकी फोर्स की जो यूनिट है वो उन्हीं के नाम पर रखी गई। तो हमने कहा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स की यूनिट है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट मानी जाएगी उसको नाम दिया जाएगा क्या? न्यूटन। क्या नाम दिया गया उसका? उन्हीं के नाम पर रखा गया क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, तो आप क्या नाम दोगे? न्यूटन। ठीक है, अगर MKS यूनिट पूछा जाता है तो आप क्या नाम दोगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इनमें से कौन सी याद करें? तो आंसर है न्यूटन। क्या याद करें? न्यूटन। आप जो जब भी कोई यूनिट याद करोगे तो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट याद करोगे, और फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। ये वाली बात आई समझ में? ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है कि देखो, फोर्स डिपेंड ऑन व्हाट? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्योंकि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है बोलो? वेलोसिटी पर। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी बोलो? वेक्टर। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर। इस बात, ये मैं जो एरो लगा रहा हूं इस बात का मतलब ये है कि ये भी एक डायरेक्शन भी रखता है और फोर्स भी क्या रखता है? एक डायरेक्शन। फोर्स एक डायरेक्शन रखता होगा या नहीं, ये सोचो आप। मैंने आपको बोला कि मैंने एक फुटबॉल पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। क्या मैंने आपको सारी बात बता दी? तो आंसर है नो। अब मेरा दूसरा स्टेटमेंट सुनो, मैंने एक फुटबॉल पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप वहां पर नहीं थे, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन ये है, तो यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया होगा। तो मैंने अब आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो यानी कि फोर्स की जब मैग्नीट्यूड बताया जाए, यानी जिसे मैं 5 न्यूटन कह रहा हूं, वो जब बताया जाए तो साथ साथ उसका क्या बताया जाना चाहिए? डायरेक्शन। उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करने के लिए फोर्स के साथ, फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी। क्लियर है ये वाली बात? तो इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। ये वाली बात आपको याद रखनी होगी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपने मुझे फोर्स की डेफिनेशन बता दी। इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी mass of the body and acceleration of the body। ठीक है, इस तरह से। ओके, फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, और इट्स SI यूनिट इज, इट्स SI यूनिट इज, बताइए क्या है? न्यूटन। SI यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। और इसे N से डिनोट करोगे। ठीक है, अब एक नई चीज जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन? 1 न्यूटन आपसे पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो, फोर्स की यूनिट आपको पता है कितनी होती है? न्यूटन। ओके, और मास की यूनिट आपको पता है कितनी होती है? एक्सेलरेशन की आपको पता है कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। अब आप मुझे ये बताइए कि
इस न्यूटन का आंसर हमें कितना लेकर आना है, 1 लेकर आना है कि 1 न्यूटन आंसर आए किसका, फोर्स का। तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, सबसे आसान वाला, सबसे आसान तरीका यह है कि मास उस बॉडी का कितना ले लो, 1 kg, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, एक्सेलरेशन की यूनिट में। तो एक्सेलरेशन की यूनिट भी बताओ मैं यहां पर कितना लिख दूं सच दैट कि आंसर 1 आ जाए। तो यहां पर मुझे कितना लिखना चाहिए, कितना एक्सेलरेशन लेना चाहिए, 1। तो यहां पर क्या लिख लो, 1। तो अगर 1 kg मास ले लिया जाए और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ले लिया जाए, तो अगर इनको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 न्यूटन। ये वाली बात आ रही समझ में। यहीं से डेफिनेशन बनाई जाएगी 1 न्यूटन की। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं, तो आप आंसर दोगे कि 1 न्यूटन फोर्स किसी भी बॉडी के पास, तब कोई भी बॉडी जिसका मास कितना हो 1 kg, और उस पर जब फोर्स लगाया जाए तो अगर वो बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लग जाए तो उस पर कितना फोर्स लगाया गया था, इसका मतलब 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स जो कि 1 kg की बॉडी पर लगाया जाए और बॉडी कितना एक्सेलरेशन करने लग जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो वो जो फोर्स आपने लगाया था वो फोर्स कितना रहा होगा, 1 न्यूटन। ये वाली बात आती है समझ में। यही आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे कि 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स which applied on 1 kg which produce unit acceleration, ऐसे लिखना चाहिए, which produce कितना एक्सेलरेशन। देखो 1 को हम क्या लिखते हैं, यूनिट। अगर मैं कहीं पर यूनिट लिखूं तो आप सोचना कि मैं क्या लिख रहा हूं, 1। तो मैं कह रहा हूं 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसको ऐसे ना लिखकर मैंने ऐसे लिखा, यूनिट एक्सेलरेशन। इट इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन, यूनिट एक्सेलरेशन। कौन सी बॉडी में, जिसका मास कितना हो, हाँ, तो इसका यूनिट एक्सेलरेशन ऑफ यूनिट मास बॉडी या ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट मास। ठीक है, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, ऐसे लिखो। तो फिर से 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है, तो 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराता है, यूनिट। यूनिट लिखा का मतलब 1। तो जो किसी बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराता है, और वो वाली बॉडी के पास मास कितना होता है, यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब उसके पास मास कितना है, 1 kg। तो अगर आपसे पूछा जाता है 1 न्यूटन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि 1 न्यूटन वो फोर्स होता है, दैट मच फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप करा देता है, प्रोड्यूस करा देता है, जबकि बॉडी कितने मास वाली है, 1 kg मास वाली। क्लियर है ये वाली बात। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।